हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुराग है। आज अपन एक टॉपिक देखने वाले हैं कि सर बड़ा माहौल चल रहा है कि अपन चाइना को बीट कर सकते हैं और अपन ये कर सकते हैं, अपन वो कर सकते हैं, देशभक्ति है, सब चीज़ें। लेकिन कुछ चीज़ें फैक्ट्स अपन को देखने चाहिए कि वास्तव में हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, चाइना कहाँ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और डेफिनेटली डेमोक्रेटिक कंट्रीज जितने भी हैं वो हमारे साथ होंगी, हमारे पास मॉरल सपोर्ट रहेगा, सब चीज़ें। लेकिन किसी भी देश को तोड़ने के लिए केवल डेमोक्रेसी की फील्ड से नहीं होता, आपको उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को समझना पड़ेगा। वैसे तो हमेशा ही कहा गया कि कम्युनिस्ट कंट्रीज जितनी भी होती हैं वो इंपीरियलिज्म पे चलती है, यानी विस्तारवादी होती हैं। यानी जैसे उनके पास पैसा आएगा ना तो उनका पहला काम है अपने एरिया को एक्सपेंड करना। आप प्रीवियसली एग्जाम्पल देख सकते हैं जर्मनी में, आप देख सकते हैं इटली के अंदर, आप देख सकते हैं रशिया के अंदर। रशिया 1990 में कोलैप्स कर गया, जर्मनी हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया। लेकिन चाइना उसके बाद जो कम्युनिस्ट है वो वहाँ चला और धीरे धीरे उनके पास पैसा होने लगा। 1980s का उन्होंने डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से किया और देन 2012 आते आते उनके पास काफ़ी अच्छा पैसा होने लग गया और देन फिर उसने अपनी उसी पॉलिसी पे वर्कआउट करना चालू किया कि अपने आसपास की जो भी 10-12 कंट्रीज़ हैं सबसे पंगे लिए, क्योंकि उसका पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने यही सोचा कि हाँ भाई पैसा है, अपन लोगों पे कर्जों का डेप इतना चढ़ा देंगे कि वो लोग अपने से दबेंगे। और देन उसने अपने आप को एक्सपेंड करना चालू किया और आप देखते हैं डोकलाम वाला रीजन भी हो गया, अभी अपना गलवान वाला भी हो गया, जापान से भी उसका पंगा चलता है, साउथ कोरिया से भी चलता है, वियतनाम से भी चलता है, मलेशिया से भी चलता है, रशिया, सबसे पंगे ले रखे हैं उसने। क्यों ले रखे हैं? उसके पास ऐसा क्या है कि वो इतना कॉन्फिडेंट है इन चीज़ों के लिए? सबसे बड़ी बात, उसकी इकोनॉमी बहुत साउंड है। आज की डेट में वो वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सपोर्टर है, उसको वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है, उसको वर्ल्ड की फैक्ट्री कहा जाता है। तो उसके पीछे रीज़न है, वो साउंड है, क्यों है? और हम, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हर चीज़ में डिबेट होगी और चीज़ डिबेट में फंस जाती है। फिर दूसरी हमारी ब्यूरोक्रेसी, वो काम को उस स्पीड से होने नहीं देती जिसकी ज़रूरत है, जबकि चाइना में ऐसा नहीं है। तो अपन कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं कि पहले तो ऐसा क्या है कि अपन चाइना को बीट तो कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं भी चाहता हूँ बीट कर सकते हैं, बट प्रेजेंटली हम देखें 80% एसी हैं वो चाइना बना रहा है, 70% इंडिया के मोबाइल जो सप्लाई कर रहा है वो चाइना कर रहा है, शूज 60%, सोलर 74% एंड स्टील 50%, इतनी सप्लाई चाइना हमें देता है। तो क्या हम इनके बगैर रह लेंगे? क्या हम इनके बगैर रह लेंगे? क्या हमारी कंपनियां ये सब कॉम्पनसेट करने की रेडी हैं? आज की डेट में क्या उनका वो स्टेटस है कि वो ये सब चीज़ें हमें कवर अप करवा देंगे? आज की डेट में वो एक्सपोर्टर नंबर 1 है। पर कैपिटा जीडीपी 1978 में जो चाइना की $155 पर पर्सन थी, वो 2014, अभी तो 6 साल और पुराना भी देखा जा सकता है, कि $7590 पर पर्सन। हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। मास प्रोडक्शन, देखो चाइना जो आगे बढ़ा उसके पीछे रीज़न है, डेफिनेटली उन्होंने कुछ अच्छी पॉलिसीज तो की होंगी कि वो बढ़ गए और हम नहीं बढ़े, कोई तो रीज़न होगा। पॉपुलेशन तो उनकी भी, हम ये नहीं कह सकते कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए हम डेवलप नहीं हुए, तो चाइना की पॉपुलेशन तो हमसे भी ज़्यादा है। और अमेरिका क्यों आगे बढ़ गया? वहाँ तो पॉपुलेशन कम है। तो इसीलिए केवल पॉपुलेशन को लेकर अपन नहीं कर सकते। डेफिनेटली चाइना में कुछ अच्छी पॉलिसीज़ की गई होंगी तभी ऐसा हुआ। पहली बात है मास प्रोडक्शन। चाइना ने हमेशा मास प्रोडक्शन पे जोर दिया, अलग अलग जगह पे अलग अलग मार्केट बनाए और उनमें केवल उन्हीं चीज़ों का काम होता है। मास प्रोडक्शन के बेसिस पे कॉस्ट क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और जब कॉस्ट कम हो जाती है तो प्राइसेस भी कम होगी। तो प्राइसेस कम होने से वर्ल्ड के कॉम्पिटिटिव मार्केट में उसकी चीज़ सस्ती पड़ती है। इसलिए चेक करो, चाइना के खिलौने, चाइना का स्पोर्ट्स मटेरियल, चाइना के कपड़े इंडिया वालों से सस्ते होते हैं, और तो भी वो यहाँ के बिक जाते हैं क्योंकि उसकी प्राइस सस्ती है। प्राइस सस्ती होने का रीज़न ही क्या है कि वहाँ मास प्रोडक्शन है, कॉस्ट इफेक्टिव लेबर। अब लोग कहते हैं सर वहाँ लेबर सस्ती है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। वहाँ लेबर सस्ती नहीं है भाई, लेबर तो जहाँ यहाँ रेट है, जो पॉपुलेशन यहाँ है वही पॉपुलेशन वहाँ है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? वहाँ लेबर सस्ती नहीं है, वहाँ लेबर की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। यानी यहाँ का लेबर अगर 1 घंटे में 20 यूनिट बना रहा है किसी चीज़ की, तो वहाँ का लेबर 40 बना रहा है। अब वो डबल प्रोडक्शन कर रहा है तो कॉस्ट तो अपने आप ही सस्ती पड़ गई, इसलिए लेबर सस्ती पड़ जाती है। क्योंकि उसी 1 घंटे में जहाँ इंडिया का लेबर 20 यूनिट बना रहा है, 25 यूनिट बना रहा है, वो 40 बना रहा है। चाइना वाला जब 40 बना रहा है तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, प्रोडक्शन ज़्यादा होने से फिर वही मास प्रोडक्शन हो जाता है। तो वहाँ का लेबर स्किल्ड है, प्रोडक्टिव ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ लेबर सस्ती पड़ती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ की लेबर सस्ती और वहाँ की महंगी है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपीरियंस, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस जो भी जने थे ना उनको वहीं कर्टेल किया, उनको चाइना से बाहर नहीं जाने दिया कि तुम्हारा एक्सपीरियंस हम यहीं यूज़ करेंगे। जैसे हमारे IITian हैं,
या हमारे एम्स से पास हुए डॉक्टर है, सब इंडिया के बाहर चल जाते हैं क्योंकि उनको वहाँ ज़्यादा पैसा मिल रहा है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं, वो उनको वहीं रोकते हैं और उनके एक्सपीरियंस का यूज़ कंट्री के लिए करते हैं। स्टेबिलिटी, वहाँ गवर्नमेंट स्टेबल है। स्टेबल का मतलब पहली बात तो वहाँ इलेक्शन होते ही नहीं, वहाँ तो वन पार्टी सिस्टम है, जो वन पार्टी चल रही है वही चल रही है, इलेक्शन तो होते ही नहीं है, तो वहाँ डिसीजन करना आसान हो जाता है। वहाँ स्टेबिलिटी रहती है, वहाँ कोई अपोजिशन तो है नहीं ना, डिबेट तो होती नहीं। जो तय कर दिया, जो एक 3500 लोगों का पैनल है, उन्होंने जो तय कर दिया वो होगा। आपको मानना है, ये बात कंपलसरी है, डिबेट नहीं है। इंडिया जैसे नहीं है कि हर चीज़ के ऊपर पहले डिबेट होगी, पता लगे 6 महीने तक तो काम ही चालू नहीं हो रहा क्योंकि अभी तक तो डिबेट ही चल रही है। वहाँ ये सिस्टम नहीं है। खैर मैं ये नहीं कहता कि वो सिस्टम सही है क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। अगर कोई लोग विरोध भी कर रहे होंगे तो उनकी बात को सुना नहीं जाएगा। आप हांगकांग का एग्जाम्पल देख सकते हैं। एजुकेशन के लेवल को उन्होंने इम्प्रूव किया। इवन अपने जो यूनिवर्सिटीज़ थी, अपने स्कूल्स थे, उनके लेवल को इम्प्रूव किया जिससे लोगों को अच्छी एजुकेशन मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले और उस एजुकेशन का यूज़ वो अपने प्रोफेशन में और अपने बिजनेस के अंदर कर पाए। इंडिया उस एजुकेशन के लेवल पे नहीं पहुंचा। आज अगर टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो चाइना की कई यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाएंगी, इंडिया की नहीं मिलेगी। कई मेडिकल, कई इंजीनियरिंग, कई चीज़ों को देखा जाए तो आज चाइना हमसे इन चीज़ों में आगे है। उन्होंने क्या किया, बेसिकली क्लस्टर पे वर्क किया। क्लस्टर यानी ग्रुप बना दिए। ग्रुप जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे इंडिया में है और इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, हैदराबाद ये हमारी कंप्यूटर सिटी है, बॉम्बे ये हमारी फाइनेंशियल सिटी है। ऐसे उन्होंने भी अलग अलग बिजनेस के लिए भी स्टेशनरी के लिए अलग बना दिया, कपड़ों के लिए अलग है, मोबाइल्स के लिए अलग है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए अलग है। ये सब चीज़ों के उन्होंने अलग अलग क्लस्टर बना दिए जिससे कि उन लोगों को क्या हो गया, उसमें स्पेशलाइजेशन आ गया। अब स्पेशलाइजेशन आ जाता है तो उस कंडीशन में आप एक्सपर्ट होने लग जाते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। प्रोडक्टिविटी बढ़ने से आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है तो आप प्राइस कम कर पाते हो, और प्राइस कम कर पाते हो तो आप हमेशा कॉम्पिटिटिव हो। आप दुनिया में अपना सामान कभी भी कहीं भी ले जाकर बेच सकते हो। सही है। कॉस्ट ऑफ पावर, हमारे यहाँ इंडस्ट्री को जो इंडिया में पावर मिलती है वो मिलती है 9 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, और चाइना वाले जो फैक्ट्रीज हैं उनको पावर मिलती है 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। तो डेफिनेटली पावर में वो इतनी अपनी सेविंग कर लेता है कॉस्ट की कि उसकी कॉस्टिंग तो पर यूनिट की कम पड़नी ही पड़नी है। इंडिया वाले की तो 9 रुपये पड़ती है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत डेवलप कर दिया। रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर, और इसके अलावा सामान को इधर से उधर पहुंचाना, बिजली, पानी, ये सब चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को जो है अरेंज कर ली हैं, जिस कारण से अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण चीज़ को, काम को करना बड़ा आसान हो जाता है ना। इंडिया जैसे नहीं है कि कई जगह रोड ही नहीं पहुंच रही, कई जगह पावर की सप्लाई रेगुलर नहीं है, तो फिर प्रोडक्शन कहाँ से होगा। फिर आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, क्यों, ब्याज तो चल रहा है, बैंक को ब्याज तो देना ही देना है, और फैक्ट्री में प्रोडक्शन रुका हुआ है तो कॉस्टिंग तो बढ़ेगी ना। तो ये समस्या यहाँ आती है। इसके अलावा गवर्नमेंट इंडस्ट्री पार्टनरशिप, चाइना में गवर्नमेंट और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट उसको पूरा सपोर्ट करती है, ज़मीन लेने में, लोन दिलाने में, लाइसेंस दिलाने में, काम को चालू करने में गवर्नमेंट उसका पूरा सपोर्ट करती है। और हमारे ब्यूरोक्रेटिक जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक काम आगे नहीं होगा, और जब काम आगे बढ़ने में डिले होता है तो फिर जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो इन्वेस्टर होता है, उसकी इच्छा कम होने लग जाती है, यार काम करने का मज़ा नहीं आ रहा। वैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में गवर्नमेंट ने बहुत सारी रिलैक्सेशन दी हैं, लेकिन अभी भी वो सफिशिएंट नहीं है। उनमें और सुधार होने की ज़रूरत है। उनमें और सुधार होने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट जब बिजनेस को सपोर्ट करेगी तो बिजनेस तेज़ी से ग्रो होगा, और तेज़ी से ग्रो होगा तो ही हम चाइना को बीट कर पाएंगे। तो चाइना को बीट करने में बहुत सारे कदम हम डिप्लोमेटिक लेवल पे ले रहे हैं। आज डिजिटल लेवल पे हम उसकी बहुत सारी ऐप्स जो हैं वो इंस्टॉल कर रहे हैं, अनइंस्टॉल कर रहे हैं। इसके अलावा हम उसके जो माल है अब नया परचेज नहीं करेंगे, और हम पूरे दुनिया को भी बता रहे हैं कि देखो चाइना आने वाले टाइम में वर्ल्ड के लिए खतरा हो सकता है, तो वो लोग भी उसका माल परचेज नहीं करें। जब इतनी सारी जगहों से जब चाइना के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो फिर चाइना दबेगा। ऐसे नहीं दबेगा, केवल हमारे करने से नहीं दबेगा, हमको एक ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा जिससे कि चाइना पे चारों तरफ से प्रेशर पड़े। आज मान लो यूरोप और अमेरिका चाइना से माल परचेज करना बंद कर दें या कम कर दें, तो डेफिनेटली चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। चाइना किसको बेचेगा? सबसे बड़ा मार्केट यूरोप और अमेरिका और इंडिया ही तो है। अगर हम 4 जने मिल जाएं तो फिर हम जो चाइना को बीट कर सकते हैं, पर हमें भी हमारे अंदर भी कुछ चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा जिससे कि हम चाइना को बीट कर सकें। कम से कम हम नए प्रोडक्ट चाइना के ना खरीदें, जो खरीद लिए उसको तो पैसे लग गए, उनको तो ना तोड़ें, पर नए ना खरीदें। इससे आने वाले 1 साल में आप चाइना की इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकते हो, और ऐसा बाकी की कंट्रीज भी करें, यूरोप और अमेरिका भी करें, तो डेफिनेटली हम चाइना को बीट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।